So let's start with question number 2. That's of solubility product and common ion effect in continuation with those topic only there. The solubility product of barium sulfate is 1.5 10 to the power minus 9. Now find the solubility in A, pure water, B, in 0.1 molar barium chloride, and C, in potassium nitrate. तो अब जरा ये क्वेश्चन मेरे साथ जब कर लोगे तो तुम्हें सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो दे रखा है KSP, दैट इज गिवन टू यू 1.5 10 to the power minus 9। तो जरा इसे आयनाइज करते हैं। पहले बोला है प्योर वाटर के अंदर हमने बेरियम सल्फेट को डाला, तो Ba2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, इट्स ऑल बैलेंस नाउ, 1 बेरियम आयन 1 सल्फेट आयन। और यहाँ पे हमने कर दिया 1s KSP का रिलेशन बनाया, दैट्स बेरियम आयन एंड सल्फेट आयंस, ये बना। नाउ व्हेन बेरियम सल्फेट इज ड्रॉप्ड इन वाटर बेटा, तो यहाँ तो आया Ba2 प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, और वाटर आया हमारे पास H आयन के साथ OH नेगेटिव। तो आप ये बताओ, यहाँ पे जब हमने ये किया तो क्या कुछ भी आयन कॉमन है? कोई भी आयन कॉमन नहीं है, तो हम नॉर्मली यही रिलेशन बनाएंगे। यानी अब हम बेरियम आयन 1s है और सल्फेट आयन 1s है, और ये आ गया हमारे पास KSP, यानी दैट इज इक्वल टू S स्क्वायर। तो अब यानी इन वाटर, जो A पूछा है, इन प्योर वाटर में हम कह सकते हैं नो आयन इज कॉमन, तो हम कह सकते हैं KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। तो 1.5 10 to the power minus 9 इज द KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। तो S आ गया रूट टाइम्स ऑफ 1.5 इंटू 10 to the power minus 9, यानी अगर मैं ऐसे ले लूं तो 15 इंटू 10 to the power minus 10 ले लिया, 10 की पावर माइनस 5 बाहर आ गया। नाउ व्हाट वी आर अवेयर ऑफ, रूट 15 का रूट 9 इज 3 एंड रूट 16 इज 4। तो 3 और 4 के बीच में अगर 3.5 का और अगर मैं देख लूं तो हमारे पास हमें पता है 25 और 3 प्लस 1 4, 4 3 is 12, 12.25, यानी रूट 12.25 इज इक्वल टू 3.5। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमारी वैल्यू है 15, 12 और 16 के बीच में आ रही है, यानी 3.5 और 4 के बीच में, और 4 के काफी नजदीक है। तो लेट्स से 3.8 आंसर ले लेते हैं। तो दिस इज द आंसर फॉर solubility in water। अब इन्होंने कहा इन 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड निकालो। तो अब देखो, बेरियम सल्फेट जो था दैट इज Ba2 प्लस और सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव। बेरियम क्लोराइड जो है Ba2 प्लस प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे X अमाउंट ये है बेरियम का, मतलब ये S, X नहीं S, हमने यहाँ पे अभी क्या माना है इसको, एस मान 1s माना है ना बेरियम आयन को और सल्फेट आयन को। तो यही सॉल्युबिलिटी हम यहाँ लेते हैं कि इन दोनों की सॉल्युबिलिटी है लेट्स से 1s और 1s। अब इसको तुमने डाला बेरियम क्लोराइड के अंदर जिसका 0.1 मोलर दे रखा है, यानी 1 और 2, यानी ये 1 इंटू 0.1, ये है 2 इंटू 0.1। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो अब हमारे पास बेरियम आयन 1 इंटू 0.1 और बेरियम ये वाले दोनों हो गए, ये दोनों। तो अब हमारे पास KSP का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेरियम आयन और सल्फेट आयंस। तो बेरियम आयन कितने हैं, 1s प्लस 0.1, और सल्फेट आयन कितने हैं, 1s।
और KSP कितना है, वही जो दे रखा है 1.5 10⁻⁹ अब इसे मल्टीप्लाई करो s² और ये हो गया 0.1s 1.5 10⁻⁹ अब फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस बेटा हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे भी आया s² इक्वल टू 1.5 10⁻⁹ तो हमारे पास s आ जाएगा रूट टाइम्स ऑफ 1.5 10⁻⁹। ओ सो सॉरी बेटा, एक सेकेंड बच्चे, मैंने गलत चीज निग्लेक्ट करने को कह दी, 1 सेकेंड, सॉरी, वी आर गोइंग टू निग्लेक्ट द हायर पावर ऑफ s। हम s की हायर पावर को यहाँ निग्लेक्ट करेंगे। हायर पावर ऑफ s कौन सी है, दैट इज s², हम इसे निग्लेक्ट करेंगे, तो निग्लेक्ट s², तुम्हारे पास 0.1 s आ गया इतना, तो 0.1 s इक्वल्स टू 1.5 10⁻⁹ तो s आ गया 1.5 10⁻⁹ अपॉन 0.1। मैंने गलती से सिर्फ यही देखा, तो इसलिए ये वाला इग्नोर हो गया, तो याद रखना हायर पावर को हमेशा निग्लेक्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये आ गया, एस आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁸ यस मोल्स पर लीटर माय डियर, क्योंकि सारी जो सॉल्युबिलिटी है वो मोल्स पर लीटर में ही होती है। ये तब करोगे जब कुछ चीज कॉमन हो जाएगी, जैसे बेरियम सल्फेट के साथ बेरियम बेरियम कॉमन हो गए। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जब इसे KNO3 में डाला, अब क्या हुआ, अब तुम खुद सोचो। इन KNO3 आपने बेरियम सल्फेट क्या था आपके पास, Ba2+, SO4 2 नेगेटिव, और KNO3 क्या है, K+ और NO3 नेगेटिव। नो कॉमन आयन, यानी ये तो वाटर वाला ही क्वेश्चन हो गया, यानी KSP और बेरियम सल्फेट इक्वल्स टू s², कुछ करना ही नहीं है इसमें, 1.5 10⁻⁹ s² के इक्वल है, s वही हो गया 1.5 10⁻⁹, यानी जो आया था 3.8 इंटू 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर। यानी जो जब भी कुछ कॉमन होगा तो ऐसे होगा जैसे बी पार्ट किया है, और अगर नहीं है कॉमन तो पानी की तरह ही क्वेश्चन होगा, जो आंसर ये आ रहा था वही आंसर अब KNO3 में भी आया, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इनके आपस के अंदर। So now let's move on to question number 3. If the solubility product of CaF2 is 1.7 10 raised to the power -10 at 298 Kelvin, calculate the solubility in moles per liter। तो बस CaF2 का आप एक्सप्रेशन बनाओ KSP और S का, और आंसर आ जाएगा। Ca के ऊपर 2+, यहाँ आ गया F-2 आया, इसके साथ ये आया 1 के साथ, ये आया 1s, ये आया 2s। KSP का फॉर्मूला Ca2+ raised to the power 1, F- raised to the power 2, 1s raised to the power 1, 2s raised to the power 2, ये हो गया 4s³। तो KSP आपको दे रखा है 1.7 10⁻⁻10 इक्वल्स टू 4s³। s³ आ गया 1.7 10⁻⁻10 अपॉन 4, तो ये पहले कर लेते हैं, 42.5 10⁻12
और वही क्यूब रूट निकालते हैं, -12 1/3 से कैंसिल होगा, यानी 3 4 जा 10⁻⁻⁴ इधर आ गया। 42.5 का जरा देखें, अब देखो कैसे। हमें पता है क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। तो अब क्यूब रूट ऑफ 42.5 है, किसके बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा, 3 के और 4 के बीच में, इजंट इट डियर? तो हम आंसर इसका अराउंड देखते हैं, किसके बैठा 42.5। लेट्स से 3.5 अराउंड। नहीं तो करके देख लो, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ये अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका बन जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। गिवन द solubility product of barium sulfate 1 into 10 की पावर -10 will a precipitate be formed when equal volume of 2 into 10 power -3 molar barium chloride solution and 2 into 10 power -4 molar Na2SO4 solution are mixed। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आपको ये कॉन्सेप्ट जानना है कि अगर बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 जिनकी इन्होंने बात की है, इन्हें मिक्स कर दिया जाए तो बेरियम सल्फेट और NaCl बनता है। जब भी कोई दो चीजें मिक्स होती हैं बेटा ऑफ रिस्पेक्टिव मोलैरिटीज, तो पहले हमें फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटीज निकालनी पड़ेगी, ठीक है? और हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि इक्वल वॉल्यूम्स हैं, वैसे भी इन्होंने दिया होता है, जनरली क्वेश्चन इक्वल वॉल्यूम्स पर ही दिए जाते हैं। तो इसे ऐसे समझिएगा, यहाँ पे हमारे पास इन्होंने पूछा है क्या बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन और Na2SO4 सॉल्यूशन को जब मिक्स कर दिया जाता है तो बेरियम सल्फेट जो बनकर आया क्या वो प्रेसिपिटेट होगा? अब जरा ध्यान से सुनो, ये कॉन्सेप्ट नया है, ये अभी आपने पहले नहीं पढ़ा, तो जरा पहले सुनो। बेरियम सल्फेट में बेरियम कहाँ से आएगा? बेरियम क्लोराइड से। और सल्फेट कहाँ से आएगा? सोडियम सल्फेट से, ठीक है? तो पहले हम बेरियम क्लोराइड का यहाँ पे देखें बेरियम आयन कितना है। तो बेरियम आयन यहाँ पे हमारे पास कितना आया, दैट इज इक्वल टू बेरियम क्लोराइड में से निकालो तो एक बेरियम ही तो बाहर निकलेगा, तो यानी इतनी मोलैरिटी रहेगी 2 इंटू 10⁻³ अच्छा, कितनी वॉल्यूम पे है? V वॉल्यूम पर, तो M इंटू वी अपॉन टोटल वॉल्यूम 2V। अब जरा ये समझो ये मैंने क्या किया है, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि जब भी कोई सॉल्यूशन में जैसे बेरियम सल्फेट पूरा बन रहा है तो उसमें जो फाइनल मोलैरिटी होती है वो क्या होती है? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2।
तो दोनों सॉल्यूशनों को जब हमने एक साथ डाल दिया तभी तो इसके अंदर ही तो बेरियम सल्फेट बना। तो ये जो बेरियम सल्फेट है अब इन दोनों के अंदर है, इसलिए हमने टोटल वॉल्यूम 2V नीचे रखा और इंडिविजुअली इसका 2 × 10⁻³ इंटू वी लिखा। ऐसे ही अब सोचो हमें सल्फेट आयन चाहिए, तो सल्फेट आयन क्या बैठेंगे? अब बताओ, 2 × 10⁻⁴ इंटू वी अपॉन 2V। तो ये आ गया हमारे पास 10⁻³ सब कैंसिल हो गया, और ये आ गया 10⁻⁴। तो अब बताओ, बेरियम आयन आ गए 10⁻³ मोलर, और सल्फेट आयंस आ गए आपके पास 10⁻⁴ मोलर। तो अब निकालो यहाँ आयनिक प्रोडक्ट, दैट्स द न्यू कॉन्सेप्ट दैट आई एम टीचिंग यू, आयनिक प्रोडक्ट। किसी भी सॉल्ट के आयंस के प्रोडक्ट को हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट। तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन है, तो हमें उस बेरियम सल्फेट के आयंस का प्रोडक्ट निकालना पड़ा, बेरियम और सल्फेट आयन 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, यानी ये बैठा हमारे पास 10⁻⁷। अब कॉन्सेप्ट ये नया है बेटा, जो कल मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखा रही थी कि एप्लीकेशंस में जो लिखवा रही थी, तो उसमें एक था कि प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं ये कैसे जज करें। अगर केएसपी किसी सॉल्ट का उसके खुद के आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा है, या केएसपी उससे कम है, या केएसपी उसके इक्वल है, इससे 3 प्रिडिक्शंस निकलती है। अगर केएसपी इक्वल है आयनिक प्रोडक्ट के, तो हम कहते हैं ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, दैट्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। अगर केएसपी छोटा है और आयंस का प्रोडक्ट बड़ा है, तो यानी चीज सॉल्यूबल नहीं है, अभी वो अटकी हुई है, मतलब वो बच गई है, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट बन गया, प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। और अगर केएसपी आयनिक प्रोडक्ट से बड़ा है, तो फिलहाल लिख लो प्रेसिपिटेट विल नॉट फॉर्म। तो अब आप देखो, आपका केस ये आ गया हमारा आयनिक प्रोडक्ट, दैट इज 10⁻⁷ जो करंट क्वेश्चन में। ठीक है, और केएसपी है इस बेरियम सल्फेट का, देखो उन्होंने दे रखा होगा 10⁻⁻10। आप बताओ, 10⁻⁷ बड़ा या 10⁻⁻10 बड़ा? ऑब्वियसली 10⁻⁷ बड़ा है 10⁻⁻10 से, यानी आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन केएसपी। तो आप लिख लो प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट विल फॉर्म। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। जनरली ये मिक्सिंग वाले क्वेश्चन सब इक्वल वॉल्यूम पे आते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.002 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडेट is NaIO3 and copper chromate are mixed. Copper chromate is beta CuCrO4 are mixed together. Will it lead to precipitation of copper iodate? तो अब आपने क्या मिलाया? आपने सोडियम आयोडेट के अंदर NaIO3 के अंदर मिलाया CuCrO4, ताकि क्या बन के आ जाए? कॉपर आयोडेटेड CuIO3 का होल ट्वाइस। कॉपर आयोडेट और सोडियम क्रोमेट NaCrO4, ठीक है, Na2CrO4 आ गया है यहाँ पे, ये बना। हमें तो मतलब इससे है ना, दूसरा ये क्या बन रहा है इससे मतलब नहीं है। तो कॉपर आयोडेट जो है
ये किस में आयनाइज होता है? Cu2+ और 2 टाइम्स ऑफ IO3 नेगेटिव में। तो हमें कॉपर कहाँ से मिलेगा? इधर से। ये कहाँ से मिलेगा? इधर से। तो दोनों आयंस का पहले कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। अब कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है? कॉपर वाला सॉल्ट देखो, कॉपर क्रोमेट आर मिक्स टुगेदर, यानी इसका भी इतना है मोलारिटी, इसकी भी, दोनों की मोलारिटी सेम है दोनों सॉल्ट्स की। तो 0.002 इंटू वी अपॉन 2V। और ऐसी आ गया IO3- की 0.002 इंटू वी अपॉन 2V। तो इधर भी 10⁻³ आ गया, इधर भी 10⁻³ आ गया। तो अब आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं, Cu2+ और IO3- का स्क्वायर। तो 10⁻³ और ये हो गया 10⁻³ का स्क्वायर। आयनिक प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक जो आप KSP के सामने जैसे आप निकालते थे, भैया आपको इसका निकालना है ना, इनके और इतने का, मैंने ये बना दिया आयनिक प्रोडक्ट। IO3 की पावर 2, कॉपर आयन की पावर 1, 10⁻⁹ आ गया। अब आयनिक प्रोडक्ट और KSP का रिलेशन देखो, इट्स 7.4 10⁻⁸ और ये 10⁻⁹। अगर मैं ऐसे कर भी लूं तो 74 10⁻⁹ हो गया। तो ये तो बड़ा हो गया ना, यानी इसका मतलब KSP इज ग्रेटर देन IP। तो जब KSP बड़ा होता है IP से, therefore no precipitate will form, या नो प्रेसिपिटेशन विल अकर, जैसे चाहे वैसे लिख दो। लास्ट क्वेश्चन, what is the maximum concentration of equimolar solution of FeSO4 and Na2S, so that when mixed in equal volumes, there is no precipitation of FeS, और KSP होता है 6.3 10⁻⁸। FeS और Na2SO4 जब इन्हें मिक्स करा तो ये खुद ही कह रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ FeS का। तो तब क्या कॉन्सेंट्रेशन रही होगी इन दोनों की, वो बताओ। तो हमने कहा ठीक है भाई, FeSO4 में हमें चाहिए, सॉरी FeS में हमें चाहिए Fe2+ और सल्फाइड आयंस। तो Fe2+ कहाँ से आया? वही FeSO4 के साथ इक्विमोलर कंसेंट्रेशन है, तो मैंने कहा एक्स मोलर है, मान लो इक्विमोलर है ना, इन दोनों का बोला है ना इक्विमोलर, तो मैंने इसको एक्स मान लिया। एक्स मोलैरिटी इंटू वी वॉल्यूम अपॉन 2V, तो यानी ये x/2 आ गया। और ऐसे यहाँ पे सल्फाइड आयंस को भी सेम हुआ। तो अब हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट आ गया, IP मतलब आयनिक प्रोडक्ट, Fe2+ और सल्फाइड आयंस का कितना आया? x/2 और x/2, जो कि आया x²/4। और ये जो है, अगर मैं इसको KSP के बराबर रखूं x²/4 को, तो हमारे पास आया KSP इज 6.3 10⁻18
x² अपॉन 4, x आ गया 4 × 6.3 × 10⁻⁻18, तो x आ गया 4 × 6.3 × 10⁻⁻18, जो कॉमन निकल सकता है निकालो, 2 × 10⁻⁹, और यहाँ पे √6.3, तो हमें पता है √4 होता है 2, 9 होता है 3, तो 2 और 3 के बीच की वैल्यू लेट्स से 2.4 आ जाएगी, क्योंकि 2.5 हो गया, √6.25 हो गया ना, तो 6.2 यानी 2.5 के 2.4 ले ली मैंने वैल्यू उसके ही आसपास, तो ये आ गया 2 4 8, 2 2 4.8 10⁻⁹। एक्स इज व्हाट बेटा, जो हमने यहाँ पे मोलैरिटी मानी थी, यानी इनकी, ठीक है, क्योंकि जो मोलैरिटी पूरे सॉल्ट की होती है वो ही उसके आयन की होती है, प्रोवाइडेड उस आयन के साथ अगर मल्टीपल 1 है बैलेंस कोफिशिएंट का, तो 1 × Fe2+1 × सल्फेट आयन। सोडियम की डबल होती, 2 × द मोलैरिटी ऑफ पूरा NaOH, और सल्फाइड की 1 होती, 1 × द मोलैरिटी ऑफ Na2S। तो Na2S की हमने मोलैरिटी और FeSO4 की इक्विमोलर होने की वजह से XS मान ली, तब जाके क्वेश्चन हुआ, तो ये आया X। तो मैंने एप्लीकेशन में न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आपको पहले करा दिया, अब जरा इसकी ये एप्लीकेशन करते हैं, अदर एप्लीकेशन इन प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट होता क्या है बेटा, NaCl, जो सोडियम आयन और Cl नेगेटिव में आयनाइज हुआ, ये इम्प्योर है, हमने इसमें से प्योर निकालना है, तो मैंने इसके अंदर HCl नाम का एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट डाल दिया, जिसका एक आयन Cl नेगेटिव कॉमन था। अब ये कॉमन आयन हो गया, आपको पता है वीक कंपोनेंट का NaCl और HCl, अब ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, वीक कंपोनेंट का दूसरा आयन कम हो जाता है। अब इन प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट में देखो होता क्या है, NaCl का जो KSP है, हमने पहले वो स्टडी किया कितना है, वो कैसे निकलता है, सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन और क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन। जब भी क्वेश्चन प्रेसिपिटेशन का आता है ना बेटा, तब आयनिक प्रोडक्ट, तब हम इसे आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं, Na आयन और Cl नेगेटिव को, और जब क्वेश्चन आता है प्रेसिपिटेशन का, तो इन आयंस के प्रोडक्ट को KSP से कंपेयर किया जाता है, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा। तो अब जरा देखो, जब मैंने Na और Cl आयन के यहाँ पे जो भी क्वांटिटी थी इसे डाली इधर, तो हमने KSP से इन दोनों के प्रोडक्ट को, आयनिक प्रोडक्ट को कंपेयर किया, तो हमने अभी पढ़ा था जैसे KSP का अगर प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो मैंने कहा था प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, तो सॉल्यूशन विल बी अनसैचुरेटेड, और अगर KSP बराबर है IP से, तो सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। सॉल्यूशन इज करके लिखना, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, और ये, और KSP अगर कम है IP से, तभी प्रेसिपिटेशन विल अकर, प्रेसिपिटेशन विल अकर।
तो बेटा इसमें क्या होता है, केएसपी आईपी के इक्वल होगा तब सॉल्यूशन सैचुरेटेड, कम हुआ तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ज्यादा हुआ केएसपी तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड। तो अब हमें क्या करना है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझो। हम यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। अभी हमने न्यूमेरिकल्स खत्म किए हैं, अब मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ। ये टॉपिक एज इट इज आता है कि एक्सप्लेन प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो जो टॉपिक की हेडिंग है, तो NaCl है कॉमन सॉल्ट, जिसका केएसपी और आयनिक प्रोडक्ट हमने ऐसे निकाला। अब हमें आयनिक प्रोडक्ट को और केएसपी को कंपेयर करना है इन तीनों में से। तो देखा गया कि केएसपी जो है अभी ज्यादा है आयनिक प्रोडक्ट से, इससे सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है। ठीक है, यानी अभी सॉल्ट प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा। हमें प्रेसिपिटेशन कराना है सॉल्ट का, तो उसके लिए हमें आयनिक प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, HCl डाला NaCl के अंदर, ताकि क्लोराइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ा दूं। तो अब पहले मान लो यहाँ पे X क्वांटिटी थी, ठीक है, क्लोराइड की। अब HCl डाला तो Y क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड और आ गए, यानी अब टोटल क्लोराइड आयन हो गए X+Y। नाउ यानी आफ्टर एडिंग HCl टू NaCl, और जो सोडियम आयन थे वो पहले भी X थे अब भी X है, लेकिन जब HCl नहीं डाला था तब सिर्फ सोडियम आयन X थे, क्लोराइड आयन भी X थे। अब जब तुमने HCl डाल दिया NaCl के साथ, तो अब न्यू KSP और आयनिक प्रोडक्ट को अगर मैच कराओगे, तो अब तुम्हारे पास क्वांटिटी यहां आएगी X और यहां आ जाएगी X+Y, जो कि पहले क्या थी X और X, अब कितनी हो गई X+Y, ज्यादा हो गई। इस दौरान ये जो आयनिक प्रोडक्ट है, ये आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड्स KSP। तो आफ्टर एडिंग HCl टू NaCl, आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड्स KSP। और जैसे ही आयनिक प्रोडक्ट बढ़ गया HCl के डालने पर, क्लोराइड आयन के ज्यादा होने पर, तो आयनिक प्रोडक्ट बढ़ गया KSP से, तो आयनिक प्रोडक्ट आपका बढ़ गया है KSP के साथ, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो जब ये हो जाएगा तो प्रेसिपिटेशन विल अकर। So if HCl is added to NaCl, then concentration of chloride ions increases, thus ionic product increases, and so precipitation of NaCl occurs. समझ में आई बात? दिस इज द वे दैट द थिंग्स आर डन। सारी गंदगी नीचे रह जाती है, NaCl ऊपर सारी गंदगी वहीं रह जाती है सॉल्यूशन के अंदर, NaCl नीचे बैठ जाता है साफ सुथरा, और फिर हम इसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रेसिपिटेशन ऑफ या प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। नाउ नेक्स्ट इज, तो एक तो न्यूमेरिकल का हो गया, फिर एक हमने ये कर लिया पॉइंट, दैट इज इन प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। दो एप्लीकेशंस पूरी हो चुकी है। अब थर्ड एप्लीकेशन पे आते हैं, सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। अब सोप या डिटर्जेंट क्या होते हैं बच्चे? ये सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट्स हैं ऑफ हायर फैटी एसिड्स, यानी एसिड्स का फॉर्मूला आप सब जानते हो, RCOOH। अब इसमें R अगर 15 16 17 कार्बन के टोटल हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ये हायर फैटी एसिड है। तो फॉर्मूला हो जाता है RCOONA अगर सोडियम है,
या RCOO के अगर पोटेशियम का सॉल्ट है। तो इस R का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, CnH2n+1 होता है एल्काइल ग्रुप। तो जितने ज्यादा आप कार्बन चाहे उतने ज्यादा बढ़ा दें, तब ये फैटी एसिड बन जाएगा। तो जब आपने किसी CnH2n+1, मैंने R की जगह लिख लिया, COONA वाले किसी सोप को आयनाइज किया, तो CnH2n+1 COO नेगेटिव और H आयन, सॉरी सोडियम आयन आ गया यहाँ पर। अब KSP इसका कैसे निकालोगे? भाई आप कहोगे मैम CnH2n+1 COO नेगेटिव और इधर Na+ का हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, जो भी आएगी XX मान लो, तो XX यहाँ पे रख दी, और फिर देखेंगे कि क्या KSP इस आयनिक प्रोडक्ट को एक्सीड कर पाया, या आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड कर पाया KSP को या नहीं। फिलहाल मान लो नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी मैं मान रही हूँ X है, और इसकी भी मान लो X है। तो जब मैंने X और X यहाँ रखा, तो KSP की वैल्यू अभी ज्यादा है इन दोनों X के प्रोडक्ट से, यानी आयनिक प्रोडक्ट से। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर NaCl डाला, यानी CnH2n+1 COONA के साथ इसका प्रेसिपिटेशन कराने के लिए मैंने अब यहाँ पे एक आयन कॉमन करने के लिए NaCl डाला, ताकि Na+ हमारा ये कॉमन हो जाए। तो अब ये पहले X थे, X थे, अब ये Y क्वांटिटी और आ गई, यानी अब KSP के आगे जो इसका आयनिक प्रोडक्ट लिखा जाता था, तो पहले तो मैं इसके नीचे तो X ही लिखती थी, लेकिन Na+ के नीचे X लिखती थी पहले, अब मैं Y भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अब सॉल्यूशन में ये दोनों S, X क्वांटिटी भी और Y क्वांटिटी भी। तो अब ये हो गया हमारा क्या, आयनिक प्रोडक्ट विच इज एक्सीडिंग दी KSP वैल्यू। और जैसे ये वैल्यू एक्सीड हो गई, एज आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड्स KSP, प्रेसिपिटेशन विल अकर। इस तरीके से हमारा यहाँ पे सोप का, जो सॉल्टिंग ऑफ सोप का मतलब क्या, सॉल्ट डालने से सोप का प्रेसिपिटेशन हो गया, कहते हैं सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। इस तरीके से प्रेसिपिटेशन अकर हुआ। एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द पार्ट, ये फर्स्ट था एप्लीकेशन बेटा, ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी, जो एप्लीकेशन में हम बात कर रहे थे। सेकंड एप्लीकेशन हमारी ये थी जो अभी हुआ है। थर्ड एप्लीकेशन, अगर याद है आपको, ये हमारा न्यूमेरिकल्स का था सारा, रिलेशनशिप वाला, जो अभी मैंने खत्म किया है KSP और S का। और फोर्थ है हमारा इन प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट, जो कि अभी हम सारा तब से पढ़ रहे हैं कि अगर KSP आयनिक प्रोडक्ट के बराबर है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, KSP अगर आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा है तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, KSP अगर कम है आयनिक प्रोडक्ट से, तो अब हम पहले लिखते थे कि मतलब वो नहीं बनेगा, प्रेसिपिटेशन विल नॉट ऑकर, तो इसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नो प्रेसिपिटेट या नो प्रेसिपिटेशन। फिफ्थ आता है, अब जो हमें करना है क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो हमने ये सब किया है बेटा। जिसका ये रह गया प्लीज इसे और कॉपी कर ले।
तो फिफ्थ वाली जो एप्लीकेशन है दैट इज नाउ क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब ये हम अभी नहीं करने के, पहले हम लोग इस टॉपिक को करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, इस वाले कि प्रेसिपिटेशन तभी हो सकता है बेटा जब आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से बड़ा हो। तो पहले एक चार्ट बनवा रही हूं, बस वो चार्ट बना के आप छोड़ो फिलहाल। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें यहां से स्टार्ट करना होगा ग्रुप्स, बेसिक रेडिकल, केटायंस, ग्रुप रिएजेंट, और केटायन gets precipitated in the form of, ये हम स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट टर्न से। नो नेक्स्ट टर्न के बारे में अभी सुनो बेटा। करेंटली मैक्सिमम स्कूलों के एग्जाम्स चल रहे हैं और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा दिन का ये चैप्टर रह नहीं गया, मतलब अगर आप समझें तो 4 दिन का मान लो मैक्सिमम ये चैप्टर रह गया है। और लेकिन इम्पोर्टेंट है अब जो कंटेंट इसका शुरू हो रहा है, क्योंकि अब तक तो फिर भी बच्चे आए लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल आना बंद कर रखा है क्योंकि उनके एग्जाम्स चल रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दैट वैल्यू। हम एक काम करते हैं, फॉर कपल ऑफ फॉर लाइक 2 वीक्स अराउंड हम लोग एक काम करते हैं, जिनके स्कूल चल रहे हैं, जिनका एग्जाम नहीं है, वो लोग टेस्ट देंगे जो प्रीवियस पार्ट का हो गया, क्योंकि अभी टेस्ट भी थोड़े पेंडिंग है। और बाकी बच्चे अपने एग्जाम्स दे लें। और जिन बच्चों का जो जो छूट रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों ने बीच में भी ज्वाइन किया है, कुछ का वैसे भी छूट रहा है, तो आपका जितना भी पेंडिंग वर्क है इतने दिन में वो खत्म कर लें। मीनवाइल आपको आना जरूर है और आपको ये वाले टेस्ट देने हैं बेटा। 15 सितंबर को ये टेस्ट की लिस्ट डालिए, ये आपको देने हैं जिनके एग्जाम्स नहीं है। 15 सितंबर को आप देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट, जिसमें आपको वही 13 क्वेश्चंस जो कि एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड हैं, वही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वाले, और ली चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर आप टेस्ट देंगे। अराउंड ये 13 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए थे, 13 और अराउंड इतने ही होंगे। और ली चैटलियर प्रिंसिपल पे जो कराया था, इसका 15 सितंबर को टेस्ट है। 17 सितंबर को आप लोगों का है रिडॉक्स का टेस्ट, कंप्लीट रिडॉक्स। 19 सितंबर को बॉन्डिंग का टेस्ट है। कुछ ही टॉपिक्स का दे रही हूँ बॉन्डिंग के जो इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, नो नो नॉट हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैंडरवाल बॉन्ड, इनका टेस्ट है। 22 सितंबर को है बॉन्डिंग का ही VSEPR, हाइब्रिडाइजेशन, इनका टेस्ट है। 24 सितंबर को थर्मो का टेस्ट है, टिल हेसिस लॉ। 26 सितंबर को जो टेस्ट है वो है थर्मो का आफ्टर हेसिस लॉ, यानी लास्ट तक जो आपने बॉर्न हेबर साइकिल करी है वहां तक। और एक टेस्ट और है 29 सितंबर को, IUPAC ऑर्गेनिक्स का। और क्लासेस विल रिज्यूम फ्रॉम 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को मैं यहीं से शुरू करूंगी
दैट इज इस वाले टॉपिक से, क्वालिटेटिव एनालिसिस से। फिलहाल आप लोग इन सारे टेस्ट को देंगे। आईसी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जिन बच्चों के अभी एग्जाम्स नहीं है, वैसे मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के तो है, लेकिन जिनके नहीं है वो इसको चार्ट को फॉलो करेंगे। प्लीज लिसन टू मी डियर, क्योंकि इसके बाद मैं इन चैप्टर्स के टेस्ट नहीं ले पाऊंगी, फिर मुझे आगे बढ़ना होगा सिलेबस के अंदर। तो नाउ आज से हम लोग फिर बेटा अब 30th को क्लासेस रिज्यूम करेंगे। मीनवाइल आप बाकी बच्चे अपना पेंडिंग काम सारा खत्म करें जितना भी रह गया है, और जितना अब मैंने टेस्ट का दिया है ये सारे टेस्ट आप देंगे। तो प्लीज गो थ्रू दैट, कुछ मिस ना हो जाए ये देख लीजिएगा। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल नाउ ऑन 30th। मीनवाइल आप ये टेस्ट जरूर दे दें, या कोई भी बात हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। सो गुड बाय फॉर नाउ।